नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट पे। साथी कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे साथी, आप सभी के लिए आज जो है नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इस हिंदी साहित्य के सीरीज में, जो कि आप देख पा रहे होंगे। आज से हम रीतिकाल के अध्ययन करने वाले हैं। रीतिकाल में हम बात करेंगे कि रीतिकाल में जो है अब तक नेट जीआरएफ हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या फिर आपका एलटी गेट कोई भी परीक्षा हो जहाँ पे आप हिंदी साहित्य के विषय से संबंधित आप टीचर बनना चाहते हैं, हम बात कर रहे हैं साथियों उन सभी परीक्षाओं में पूछे गए अब तक हिंदी साहित्य के जितने भी टॉपिक हैं, उन टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी क्वेश्चन के बारे में हम आपको बता रहे हैं। साथ में हम और भी बहुत सारे आने वाले समय में जो प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। तो प्यारे साथी, उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर करते चलेंगे और कमेंट अवश्य कीजिएगा कि क्या यह सेशन से आप सभी को कोई प्रॉफिट हो रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर पहला है प्यारे साथी रीतिकाल का। कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन से हैं। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, लेकिन ऑप्शन दिखाने से कोई मतलब नहीं है मेरा। आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पे मेरा मकसद मूल रूप से जो है वो आपको यह दिखाना है कि किस किस परीक्षा में किस प्रकार के हिंदी साहित्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपका हिंदी साहित्य से संबंधित बीपीएससी शिक्षक भर्ती में आने वाले समय में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्यारे साथी, यहाँ पे 4 प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं। नंददास हैं, सूरदास हैं, परमादास हैं और आपका चित स्वामी है। दूसरा है बिहारी मतीराम धनानंद और आपका भूषण है। तीसरा है मैथिली शरण दिनकर श्रीधर पाठक और सोहनलाल त्रिवेदी। चौथा है जायसी मंझन विद्यापति और आपका चंदव बरदाई। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, बिहारी मतीराम धनानंद और भूषण। अब चलिए थोड़ा सा हम इस पर व्याख्या करते हैं, थोड़ा सा इसके डिटेल पे हम बात कर लेते हैं, ध्यान देंगे। बिहारी मतीराम और धनानंद भूषण, फिर आपका रसनिधि, बोधा, आलम, ठाकुर इत्यादि जो भी कवि है ना, ये किस काव्य के हैं, तो यह आपका रीतिकालीन कवि हैं, याद रखेंगे। बाकी अन्य जितने भी विकल्प हैं यह आपका गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि ध्यान देंगे, निम्नांकित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बुक को लाने का मतलब ही यही है कि आप अपने सिलेबस को, अपने पैटर्न को, और आने वाले समय में आप किसी भी राज्य में शिक्षक बनना चाहते हैं तो उस पैटर्न को समझिए और उसके अकॉर्डिंग ही आप तैयारी कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे साथियों, आपसे प्रश्न जो पूछा जा रहा है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्थात रहीम, धनानंद, रसलीन और ठाकुर जो है यह राइट आंसर होगा। चलिए थोड़ा इस पर हम डिस्कस करते हैं कि क्या सही है इसमें और क्या गलत है, कैसे इसको सही माना जाए, और साथ में इससे संबंधित और भी आपसे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले प्यारे साथी, रहीम का जो पूरा नाम है वह आपका क्या है, कभी पूछा जाए तो याद रखेंगे, अब्दुल रहीम खान खा इसका पूरा नाम है। ठीक है, जो कि प्यार से लोग इसे रहीम के नाम से जानते हैं। इसका जन्म जो है 17 दिसंबर आपका 1556 को लाहौर में हुआ था। रहीम के पिता का नाम था बैरम खां तथा माता का नाम था आपका सुल्तान, याद रखेगा। रीतिकाल से रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधित्व कवि जो है घनानंद का जन्म आपका 1673 ईस्वी में बुलंदर शहर के एक कास्यस्थ परिवार में हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे यह कौन, तो इनके आपका कौन थे, तो धनानंद थे, याद रखेंगे। 1760 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई, और रसलीन का पूरा नाम जो था वह क्या था, सैयद गुलाम नबी था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कभी भी पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़े तो ये रसलीन उपनाम से कविता लिखते थे। इनके पिता का नाम सैयद मोहम्मद बाकर था, और रसलीन का जन्म जो है यह आपका 1689 में माना जाता है। इनकी मृत्यु जो है 1750 ईस्वी में हो गई थी। ठाकुर का पूरा नाम जो है
यह आपका लाला ठाकुर दास था। ठीक है, नाम याद रखिएगा, कवि का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका जन्म जो हुआ है 1766 में ओरछा में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या है, तो गुलाब राय था। यह भी आपको याद रखना है। जन्म काल के अनुसार जो है इसका सही उत्तर आपका बी माना गया है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। और जितना भी हम व्याख्या आपको बता रहे हैं इसको जरूर याद रखिएगा। ये आपके आने वाले समय में टीजीटी पीजीटी जो भी आप दे रहे हैं, ठीक है ना, बहुत काम आएगा, आपको याद रखेंगे इसके बारे में। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या है, यहाँ पे जल्दी बताइए। ऑप्शन आपको दिख रहा है, यह केंद्रीय विद्यालय परीक्षा में पूछा गया है, पीजीटी परीक्षा 2015 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े साथियों, आप लोग जरूर बताया करें, अपना फीडबैक जरूर दिया करें। कोई भी बच्चा जो है, कोई भी स्टूडेंट्स जो हैं कमेंट नहीं करते, तो ये थोड़ा सा दुख की बात है। ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद हम आपके लिए जो है बेस्ट मटेरियल लेकर आ रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग कमेंट किया कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को क्या चाहिए। अगर कुछ और चाहिए तो भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करें यहाँ रीतिकाल में रस विवेचन के संदर्भ में नायक नायिका भेद का विवेचन मतीराम दोष और आपका रसलीन प्रवृत्ति अनेक कवियों ने किया है। इस काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति जो है यह नायिका भेद है और श्रृंगार रस है। याद रखना है आप सभी को इसके बारे में। ठीक है ना, आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रश्न पे बात करें, ध्यान देंगे। कहता है कि रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। चलिए यहाँ पे कीजिए। आप लोग अगर पढ़े हैं तो यहाँ पे हम आंसर नहीं दिखाएंगे, क्वेश्चन जो है इसी प्रकार से आपको पूछे जाएंगे। चलिए बताइए, एक प्रकार से आपका यह एग्ज़ाम की तरह ही है, तो फटाफट बताते चलें। क्योंकि यकीन मानिए, अगर आप कोई प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं किसी चैनल के माध्यम से या फिर ऑफलाइन, तो आप प्रैक्टिस सेट से कई ज़्यादा अधिक आप इसको दीजिएगा। ठीक है, चाहे आप मेरे चैनल पर देखें या फिर कहीं पर भी, क्योंकि ये जो हम आपको करवा रहे हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, अर्थात ये ऑथेंटिक चीज़ें हैं। और प्रैक्टिस सेट जो होता है वो कहीं ना कहीं एक काल्पनिक रूप से होता है कि ऐसी आने की संभावना है क्वेश्चन, ना कि वही आएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे और हो सके तो शेयर करते चलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथी, चलिए यहाँ पे हम अगर बात करें आंसर की, तो यह आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या, तो रीतिकाल में प्रवृत्ति का आलम्बन रूप में वर्णन हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है ना, चलिए क्षमा चाहेंगे, बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, यहाँ हम लोग को क्या चुनना है, गलत बातों को चुनना था। चलिए हम बात करें अगर डिटेल में, यहाँ ध्यान देंगे। रीतिकाल में स्वतंत्र और आलम्बन रूप में प्रवृत्ति चित्रण बहुत कम हुआ है। रीतिकाल की अन्य विशेषता इस प्रकार है। सबसे पहला इसकी विशेषता क्या है, तो लक्षण ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार चित्रण और वीर और भक्ति काव्य, नीति काव्य, ब्रज भाषा का उत्कर्ष और आपका अलंकृत तथा काव्य रूप। यह जो है आपका क्या है, तो रीतिकाल की विशेषता है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसमें आपको याद रखना है क्या, तो यह आपको रीतिकाल में ब्रज भाषा का जो है विकास होता है। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी, तो यह आपको याद रखना है ब्रज भाषा, जो कि अभी अभी आपको यहाँ पे बताया गया है। क्लियर है, चलिए यह टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न था, याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण था। चलिए रीतिकालीन कवियों की काव्य जो भाषा है यह आपका ब्रज भाषा है, जो कि हम बता चुके हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण कुछ काव्य हैं जिसमें आपका घनानंद आते हैं, बिहारी आते हैं, मतीराम आते हैं, पदाकर आते हैं, पद्माकर आते हैं, देव आते हैं, भिखारी दास आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है भिखारी दास ने तो यहाँ तक कहा है, क्या कहा है, यहाँ तक यह कहते हैं कि ब्रज भाषा में रचना के लिए ब्रज में रहना अनिवार्य है। यह कथन किसका है आपसे कभी पूछा जाए, तो यह आपको भिखारी दास का है, जो कि इस प्रकार यहाँ पे थोड़ा सा इनके शब्दों में हम बात करें तो यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पे दिया गया है, ब्रज भाषा हेतु ब्रज शाप ब्रजवासी न अनुमाने, ऐसे ऐसे कबिन की बानी हूँ सो जनाए। यह जो है किसका लाइन है आपसे कभी पूछे तो आप याद रखेंगे भिखारी दास का है कथन। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट हम बात करें, ध्यान दीजिएगा। कहता है रीति युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद रहा है, वह कौन सा, तो याद रखेंगे सवैया। बहुत इंपॉर्टेंट है, रीति युगीन जो कवि रहे हैं उन कवियों का सबसे प्यारा जो छंद रहा है वो कौन सा छंद रहा है, तो आपको याद रखना है सवैया छंद रहा है, जो कि दिल्ली केंद्रीय विद्यालय परीक्षा पीजीटी में पूछा गया
क्वेश्चन था। डिटेल में अगर बात कर ले तो याद रखना है, रीति युगीन कवियों ने परंपरागत छंदों का प्रयोग बहुलता से किया है, जिसमें कवित्व, सवैयाँ, दोहा इत्यादि था, किंतु सर्वाधिक रूप से इस युग के कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद सवैयाँ रहा, जिसका प्रयोग उन्होंने श्रृंगार रस में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तन आचार्य किसे माना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट वाला प्रश्न है और ये टीट परीक्षा 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको याद रखेंगे। किसको माना गया है? तो चिंतामणि को। क्या माना गया है चिंतामणि को? डिटेल में थोड़ा चलिए बात करते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है ये चिंतामणि को रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक मानते हैं। याद रखेंगे, चिंतामणि के उपरांत रीति काव्य परंपरा का अक्षिण्ण रूप से चली है, यह भी आप सबको याद रखना है। तो सारे के सारे बातें याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि यह भी आपको याद रखना है। क्या? तो डॉक्टर भगीरथी मिश्रा ने रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य केशवानंद दास को माना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जो कि आपसे क्वेश्चन आने वाले समय में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद हैं, मिश्रा हैं, और इन्होंने हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना? तो केशव दास को माना है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा ने हिंदी जो है हिंदी रीतिकाल के प्रवर्तक किसको माना है? ऑप्शन दे देगा अलग अलग, तो आप याद रखेंगे। चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव कहा है, तो यह कह देगा आपको कि रीति का स्वभाव जो है, रीति को काव्य का स्वभाव किसने माना है? आपको ऑप्शन देगा अलग अलग, तो आपको याद रखना है चिंतामणि ने। आगे बात करें तो नेक्स्ट कहता है देव ने रीति को काव्य का द्वार कहा है। ठीक है, तो कहेगा कि किसने रीति को काव्य का द्वार कहा है? तो देव ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी रीति ग्रंथ की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी ने चली, अंततः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? देखिए, कथन वाला क्वेश्चन हम अभी बात किए और आपसे पूछ लिया गया है, जो कि यूपीपीएससी में पूछा गया है एलटी ग्रेड एग्जाम में। यह आपका हो जाएगा कौन सा? तो प्यारे साथी रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ें। हिंदी रीति ग्रंथ की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अंततः रीति काल का आरंभ उन्हीं से माना जाता है। उन्होंने संभवतः 1700 से कुछ आगे पीछे काव्य विवेक, कपिल स्वरूप और काव्य प्रकाश, ये 3 ग्रंथ लिखकर काव्य के सब अंगों का पूरा निरूपण किया है। पिंगल या फिर छंद शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको लाइन कर लीजिएगा आप लोग जरूर से। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्या बात करता है, ध्यान देंगे। कहता है रीति काल का समय था, कब था? तो यह आपको टीजीटी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। कब का? 2009 का। और रीति काल का जो समय काल है यह आपका 1700 से कब है प्यारे साथी? तो 1900 तक है, माना गया है, याद रखेंगे। चलिए हम बात करें अगर यहाँ आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल की जो सीमा विधि मानी है यह 200 वर्ष मानते हुए उसकी जो सीमा है यह 1700 से लेकर आपका 1900 बीसी तक, अर्थात 1643 से लेकर आपका 1843 ईस्वी तक माना गया है। ठीक है, जो कि डॉक्टर मणि गणपति चंद्रगुप्त और डॉक्टर मोहन अवस्थी, डॉक्टर राम रतन भटनागर और डॉक्टर आपका रमाशंकर शुक्ल रसाद, फिर आपका डॉक्टर राम लेखावन पांडे आदि कुछ रीति काल के क्या हैं? तो महत्वपूर्ण कवि है। और यह इस 1600 ईस्वी को क्या मानते हैं? प्रारंभ मानते हैं। किसकी? तो प्यारे साथी रीति काल की। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या माने हैं, क्या नाम दिया है? तो यह आपको रीतिकाल दिया है। ठीक है, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किसने दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल जो है यह आपका कब से कब माना गया है? तो 1643 से 1843 को माना गया है। और किसके आधार पर? तो रामचंद्र शुक्ल के आधार पर। ठीक है ना। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो यह प्यारे साथी आचार्य विश्वनाथ मिश्रा ने कहा है। ठीक है, चलिए, रीतिकाल के नामकरण को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युद्ध को रीतिकाल को बहुलता देखकर ही इसे रीतिकाल का नाम दिया है। मिश्र बंधु ने इसे अलकृत काल भी कहा है। तो ये भी आपको याद रखना है, अलकृत काल किसने कहा है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाद ने इसे क्या कहा है? तो कला और
कला काल तथा आदि काल के जो है यह आपका जय काल कहकर संबोधित किया है। इस काल का सबसे अधिक समर्थन नाम जो है आचार्य विश्वनाथ मिश्रा का है, जो कि आपको याद रखना है। डॉक्टर राम राजनाथ जो है शर्मा और आपका जय किशन प्रसाद जो है यह सब जो है क्या मानते हैं, तो प्रवृत्ति की दृष्टि में श्रृंगार काल कहते हैं। ये भी आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट बात करता है हिंदी साहित्य में रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, अभी हम आपको ऊपर वाला स्लाइड में बताए हैं, तो यह आपको याद रखना है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर चलें, नेक्स्ट बात करता है क्या, 13 नंबर प्रश्न है, और यहाँ हम बात करें कि रीति काल का जो है कला काल किसने कहा। बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी जस्ट हम आपको बताए हैं कि कला काल जो है यह किसके द्वारा कहा गया है, तो प्यारे साथी यह आपका रमाशंकर शुक्ल प्रसाद के द्वारा कहा गया है, जो कि आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़े, रीतिकाल को अलकृत काल कहा गया है किसके द्वारा, तो रीतिकाल को अलकृत जो काल कहा गया है यह आपको मिश्र बंधु के द्वारा कहा गया है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है, रीतिकाल को अलकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है, तो अभी अभी आपको जस्ट बताया गया है, यह मिश्र बंधु के द्वारा कहा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 में पूछा गया प्रश्न है, रीतिकाल को अलकृत काल नाम किसने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो कि देखिए कई बार दोहराया गया प्रश्न है, यहाँ पे आपको यह बात पता चल रहा होगा। अंतिम प्रश्न है आज रीतिकाल का, कहता है इनमें से किसने आदिकाल को जय काल तथा रीतिकाल को कला काल कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यह आपका केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना है। यह आपको डॉक्टर रामशंकर शुक्ल प्रसाद के द्वारा कहा गया जो है बातें हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात था। और इस प्रकार से प्यारे साथी आज आपका रीतिकाल जो है समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं सभी प्यारे विद्यार्थी को यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और यकीन मानिए यह सेशन सिर्फ आपको हम लाइन बाय लाइन पढ़ाने नहीं आ रहे, बल्कि हम आपको इसलिए आ रहे हैं ताकि आपको जो है क्या हो, तो आपको क्वेश्चन का जो है एक लेवल पता चले, और साथ में आने वाले समय में जो भी और इससे पूछे जाते हैं वो भी आपको पता चले, क्योंकि हम व्याख्या के साथ आपको डिस्कस कर रहे हैं, तो 100% है क्वेश्चन जो है इसमें से ज़रूर आएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है प्यारे साथी, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा वो होगा रीतिबंध। रीतिबंध क्या होता है, इससे संबंधित अनेकों प्रश्न हम बात करेंगे और देखेंगे कि किस किस एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, आने वाले समय में क्या पूछा जाएगा। किसी साथी को अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। किसी प्रकार का गलती हुआ हो या फिर कोई और चीज़ आपको चाहिए तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में हम कोशिश करेंगे कि उसको हम आपको पूरा कर पाएँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।